सो वी स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने प्री एंड पोस्ट जीएसटी किया था आपके साथ कंपैरिजन, और इसमें हमने क्या किया था अभी बता रहे हैं। इसमें हमने किया था इनडायरेक्ट टैक्स कितने तरह के प्री जीएसटी एरा में कितने तरह के थे। कस्टम, एक्साइज, सर्विस टैक्स और सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सेल। इंट्रा में स्टेट लेवल का वैट लगता था और इंटर में सीएसटी लगता था। कस्टम्स में हमने बताया था, कस्टम में एक बेसिक कस्टम ड्यूटी तो हर हालत में लगेगी। बेसिक कस्टम ड्यूटी का न प्री में न पोस्ट जीएसटी में कभी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। आईटीसी नॉट अवेलेबल, क्योंकि कस्टम लेके आया गया टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, तो कस्टम लगाते ही इसलिए। और एक हमने बताया था काउंटर वेलिंग ड्यूटी, अब पोस्ट जीएसटी एरा में उसकी जगह आईजीएसटी लगता है। इसका आईजीएसटी या काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्यों लगता था उसके बारे में आपको हमने बताया नहीं था, वो बता देते हैं। तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि क्यों सीवीडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी या पोस्ट जीएसटी एरा में आईजीएसटी आया। देखिए क्या हो रहा है। प्री जीएसटी एरा में एक्साइज प्लस वैट लगता है और पोस्ट जीएसटी एरा में सिर्फ जीएसटी लग रहा है। और ये भी बता दूं, जब रेट ऑफ टैक्स सेट किया गया था पोस्ट जीएसटी एरा में, तो एक्साइज का रेट मान लीजिए किसी गुड्स पे 5% था, वैट पे 12% था, तो इन दोनों को मिला के कितना हो रहा है 17%। तो जीएसटी का रेट लगभग 18% सेट कर दिया गया। तो यही फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला उन्होंने अपनाया था। प्लस आईटीसी का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले मिलता था, प्री जीएसटी में नहीं मिलता था, पोस्ट जीएसटी में मिलने लगा, तो वो सबको भी ध्यान में रखा गया था। अब बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन में सीवीडी क्यों लगाया गया, काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्यों लगाया गया। मान लीजिए डोमेस्टिक प्राइसेस 100 रुपीज है, एक्साइज 16 यानी कि 16% स्टैंडर्ड रेट था, और वैट 4% है। और ये हमने ऐसे ही लिखा है बेस प्राइस, वैसे तो होना चाहिए 116। गायत्री जी, दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, व्हाट इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो वैसे तो हमने लिखना चाहिए था 116 का 4%, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने बेस प्राइस 100 ही ले लिया है। तो ये कितना हो गया 120 प्राइस हो गया। कौन सा प्राइस है ये, डोमेस्टिक प्राइस है। यानी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री में मैं कोई माउस बना रहा हूं, सपोज आई एम मेकिंग दिस माउस, इंडिया में मैं मैन्युफैक्चर करता हूं, और इंडिया में जैसे ही मैं मैन्युफैक्चर करूंगा एक्साइज दूंगा, फिर मैं बेचूंगा तो वैट भी दूंगा। तो वो डोमेस्टिक प्राइस अब इस माउस का कितना है 120 है। मान लीजिए यही माउस मैं चाइना से या किसी थाईलैंड से, वियतनाम से, मलेशिया से इंपोर्ट करता हूं और उसका 90 रुपीज है। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 है, और ये बेसिक कस्टम ड्यूटी वी आर सिग्नेटरी टू WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और बेसिक कस्टम ड्यूटी हम लोग बहुत ज्यादा फिक्स नहीं कर सकते, वो नॉर्मली हर एक कंट्री का और लगभग सेम ही रहता है। तो मान लीजिए वो 10 है, तो वैल्यू कितनी हो गई 100। ये किसका मैं बता रहा हूं, इंपोर्ट अगर मैं करता हूं। अब मुझे एक बात बताइए, डोमेस्टिक प्राइस माउस का 120, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाने के बाद भी 100, लोग इंपोर्ट करके बेचेंगे या मैन्युफैक्चरिंग करके बेचेंगे, लिख के बताइए। इंपोर्ट करके बेचेंगे क्योंकि वो सस्ता है, तो और बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो दे सेड दैट टू काउंटर द लो इंपोर्टेड प्राइस, वी विल लेवाई ए काउंटर वेलिंग ड्यूटी, दैट इज सीवीडी, which is equivalent to excise and VAT. Countervailing duty which is equivalent to excise plus VAT. तो इसका काउंटरवेलिंग ड्यूटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हुआ करता था, लेकिन फिलहाल तो यही है। तो सीवीडी लग गया कितना, काउंटरवेलिंग ड्यूटी इक्विवेलेंट टू 16 + 4 दैट इज 20। अब कितना प्राइस हो गया 120।
Now there is a level playing field. Now what is countervailing duty? It is to counter the less import price and it is equivalent to excise plus VAT. क्लियर है? पोस्ट जीएसटी में देखिए क्या हुआ. पोस्ट जीएसटी सेम एग्जांपल. मान लीजिए डोमेस्टिक प्राइस 100, मैं जीएसटी लगाऊंगा 20, कितना हो गया? सेल प्राइस 120. इंपोर्ट करता हूं 90, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10, वैल्यू कितना हो गया? 100. अब इस इंपोर्टेड प्राइस बेसिक कस्टम ड्यूटी लगने के बाद भी डोमेस्टिक प्राइस से कम है, तो उसको इक्विवेलेंट करने के लिए आईजीएसटी लगा दिया गया. आईजीएसटी लगा दिया गया कितना? 20. अब कितना हो गया? प्राइस 120. अब मुझे एक बात बताइए, इस जीएसटी का क्रेडिट मिलता है या नहीं मिलता? यस और नो? यस. क्या ये जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है इसका जीएसटी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, जो इंपोर्ट पे लगा है? यस और नो? लिख के बताइए. यस. सिमिलरली एक्साइज और वैट में इस प्री जीएसटी एरा में इसका क्रेडिट मिलता था या नहीं मिलता था? सैनवेट. गायत्री जी मिलता था. एक्साइज और वैट का क्रेडिट मिलता था, लेकिन एक्साइज के साथ एडजस्ट होता था, वैट के साथ एडजस्ट होता था, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं होता था, क्योंकि एक्साइज का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, वैट का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था. क्लियर है? अब अगर इनका क्रेडिट मिलता था तो ऑब्वियसली इस 20 रुपीज का भी क्रेडिट मिलना चाहिए, और वो मिलता था. ठीक है? अब देखिए हमने लिखा भी यही था. काउंट बेसिक कस्टम ड्यूटी आईटीसी इज नॉट अवेलेबल. बताइए, अगर मैं इसका क्रेडिट दे दूंगा बेसिक कस्टम ड्यूटी का, तो क्या होगा? क्या होगा? ऑब्वियसली कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, इंपोर्टेड गुड्स और सस्ता हो जाएगा. तो बेसिक कस्टम ड्यूटी is levied or custom is there only to protect the domestic industry. आप इसके ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे ना तो भी मिलेगा आपको लिखा हुआ. क्लियर है? तो बेसिक कस्टम ड्यूटी का न पहले न अब क्रेडिट नॉट अवेलेबल, आईटीसी नॉट अवेलेबल. और हम ही नहीं, वर्ल्ड की कोई भी कंट्री जब बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाती है तो उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलता है. क्लियर है? समझ में आया? या फिर मैं ये पूछूं, आया? फटाफट बताइए, आया या नहीं आया? यस, आया. गुड. अब देखिए, प्री जीएसटी एरिया में क्या होता था. मान लीजिए मैं ब्यूटी पार्लर चला रहा हूं, तो मुझे कौन सा टैक्स देना पड़ता था? सर्विस टैक्स. और ब्यूटी पार्लर चलाने के लिए मैं खरीदता क्या था? क्रीम, बाकी कैपिटल गुड्स भी खरीदता था. तो गुड्स पे क्या लगता था? वैट. क्लियर है? क्या मुझे इस वैट का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ या ना? नहीं मिलेगा. गायत्री जी नहीं मिलेगा. मान लीजिए मिल भी जाता है, सपोज दो आई एम एलिजिबल, मैं इसको यूज कैसे करूंगा? मैं क्या इस सर्विस टैक्स के साथ एडजस्ट होगा? कैन दिस वैट बी एडजस्टेड विद सर्विस टैक्स? पॉसिबल और नॉट पॉसिबल?
नॉट पॉसिबल। सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, वैट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था, तो ऑब्वियसली एडजस्ट नहीं होगा। तो इसको क्रेडिट दो एलिजिबल बट कैन नॉट बी यूज, तो लेके क्या करेगा। अब जीएसटी एरिया में आइए, ब्यूटी पार्लर चला रहा है, सर्विसेज के ऊपर क्या लग रहा है, जीएसटी। जो गुड्स खरीद रहा है उसके ऊपर क्या लग रहा है, जीएसटी। दोनों आपस में एडजस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है, तो इसका क्रेडिट मिलता है। तो पहले सर्विस इंडस्ट्री को गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलता था, लेकिन अब मिलता है। उसी तरह से अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है और रिटेलर हैं, बेचते थे गुड्स, यानी कि वैट देना पड़ता था, स्टेट वैट। अगर आपने ऑडिट करवाया है, कोई रिपेयर की सर्विस करवाई है या लीगल सर्विसेज अवेल की है, तो देना पड़ता था सर्विस टैक्स। क्या सर्विस टैक्स का ये मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर क्रेडिट ले पाते? और अगर ले पाते तो क्या एडजस्ट कर पाते? नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि सर्विस टैक्स का क्रेडिट सेल्स टैक्स के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। लेकिन जीएसटी एरा में आइए, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इन सभी सर्विस टैक्स सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगता है, गुड्स के ऊपर भी जीएसटी लगता है, अब आपस में एडजस्ट हो सकता है। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल करूंगा, प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी में फर्क है। प्री जीएसटी में आपको क्रेडिट नहीं मिलता था, मिलता था भी तो एडजस्ट नहीं हो सकता था। पोस्ट जीएसटी में क्रेडिट मिलता है और वो एडजस्ट भी हो सकता है, बिकॉज इसका नाम ही है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर ऐसा होने लगा तो इकोनॉमी में क्या फर्क आना चाहिए? गुड्स के दाम और सर्विसेज के दाम कम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आप लोग मोस्ट ऑफ लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। क्या आपने फीस कम की? क्योंकि अब आप जितने भी ऑफिस के लिए गुड्स खरीदा होगा उसका क्रेडिट मिलने लगा होगा। क्या आपने फीस कम की या नहीं की? हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं की, नो। अगर नहीं की तो हम लोग सबके ऊपर क्या एंटी प्रॉफिटिंग का क्लॉज लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? यस और नो। एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? नलिन जी कह रहे हैं नहीं लगना चाहिए। क्यों नलिन जी? क्योंकि आपके अपने ऊपर बात आई इसलिए। No, because I have not availed the set off. Why you have not availed the set off? जो एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है वो यूं ही आपका प्री प्री जीएसटी प्रॉफिट और पोस्ट जीएसटी प्रॉफिट कैलकुलेट कर रही है। ओके, नलिन जी सेइंग बिकॉज यू आर विद इन लिमिट ऑफ 20 लाख, दैट्स ओके। देखिए, एंटी प्रॉफिटिंग का मेजर उन्हीं को लगेगा जो जीएसटी के दायरे में है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। बाकियों को तो ऐसे भी नहीं लगना, है ना। तो एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स प्री जीएसटी एरा और पोस्ट जीएसटी एरा में आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करती है और आईटीसी का इफेक्ट देख के ये प्रूव करती है कि गुड्स के प्राइसेस पहले आप 10 में बेचते थे या सर्विसेज पहले आप 10 में देते थे, अब आपको आईटीसी 1 रुपया ज्यादा मिला तो आपने 9 रुपया क्यों नहीं किया? क्लियर है? तो ये एंटी प्रॉफिटिंग का थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन भी दे दिया आपको। अब यहां तक आया। ओके, आया आया।
बाकी लोग भी लिख के बता दे तो हमें भी समझ में आएगा कि आपको आया या नहीं आया। ओके, चलिए नेक्स्ट। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ जीएसटी स्टार्ट किया था, जहां पर आर्टिकल 265 बताया था नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ का मतलब हमने ये बता दिया था, पास बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, और इनफैक्ट हमने ये बताया था इट इज ए विल ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी है इसलिए। लेवाइड और कलेक्टेड, हमने एक लाइन बताई थी, नो लेवाई नो कलेक्शन, और ये भी बोला था कि अगर लेवाई हो गया तो कलेक्शन इज बाउंड टू हैपन अनलेस एग्जेम्प्टेड, और एग्जेम्पशन अगर है तो इट इज द अल्टीमेट प्रूफ कि लेवाई हुआ था, तभी एग्जेम्पशन है। तो नो लेवाई नो कलेक्शन, इफ देयर इज लेवाई कलेक्शन इज बाउंड टू हैपन अनलेस एग्जेम्प्टेड। फिर हमने एक आर्टिकल 246 रीड विद शेड्यूल 7 किया था आपके साथ, जहां पर एंट्री नंबर 84 है, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन पेट्रोल एंड टैबेको। टैबेको पे कह दिया था कि जीएसटी भी लगता है। टैक्स ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, फिर स्टेट लिस्ट में है 51, एक्साइज ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड नार्कोटिक्स ओपियम, और इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे जीएसटी लगेगा। फिर टैक्स ऑन अल्कोहल फॉर होम कंजम्पशन नार्कोटिक्स एंड पेट्रोल, तो विद इन स्टेट में अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे वैट, नार्कोटिक्स पे वैट और पेट्रोल पे वैट, और फिर टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट बाय लोकल अथॉरिटी। एक आर्टिकल 366A(12A) है, इसमें देखिए जीएसटी का मतलब बताया हुआ, जीएसटी मींस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, याद रखिएगा। किसका आर्टिकल है? कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं अभी एक सवाल करूंगा आपके साथ, यहां पर याद रखिएगा जीएसटी का मतलब उन्होंने बताया दिया कि इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो जीएसटी जब भी लगेगा किस पे लगेगा? ऑन एवरी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ के, तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे अगर किसी को कोई टैक्स लगाना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है? लिख के बताइए। स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि स्टेट लिस्ट में है। तो स्टेट गवर्नमेंट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे दो तरह का टैक्स लगाती है। कौन कौन सा? एक स्टेट एक्साइज और स्टेट वैट, ये लिखा हुआ है। 51 एंड 54 को यूज करती है। अब सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से क्या लगता है, क्या पेट्रोल पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? सिर्फ इस आर्टिकल को पढ़ के, क्योंकि इसमें पेट्रोल एक्सक्लूड नहीं किया गया। लगेगा, है ना? अब लेकिन अगर मैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी, 5 सबसेक्शन 2 ऑफ आईजीएसटी पढ़ूं, तो इसमें लिखा हुआ है जीएसटी शैल बी लेवाइड ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑन सच डेट एज में बी नोटिफाइड। यानी कि फ्यूचर में सारे स्टेट अगर एग्री कर जाते हैं तो इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी जीएसटी लगने लगेगा। लेकिन आज के डेट में जीएसटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बाहर करता है, जीएसटी लॉ बाहर करता है। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे कौन जीएसटी लगाता है? लिख के बताइए। लिख के बताइए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे? अरे नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन एंट्री नंबर 84, सेंट्रल गवर्नमेंट
और एंट्री नंबर 54 स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती है। जीएसटी कोई नहीं लगाता, लेकिन टैक्स तो लगता ही है। आया, लिख के बताइए। करेक्ट है। अब मुझे एक बात बताइए, टैबेको के बारे में क्या यहां लिखा हुआ है या यहां लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो टैबेको के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? लिख के बताइए हाँ या ना। टैबेको के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। लेकिन टैबेको एंट्री नंबर 84 में है, तो उस पे सेंट्रल एक्साइज भी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। अब देखिए, अब इसीलिए हमने टैबेको के लिए क्या कहा, सेंट्रल एक्साइज प्लस जीएसटी। अल्कोहल के लिए लिखा 51, 54 स्टेट एक्साइज और स्टेट वैट। पेट्रोल के लिखा सेक्टरल एक्साइज और स्टेट वैट 84 और 54। और एंटरटेनमेंट के लिए लिखा टैक्स बाय लोकल अथॉरिटी एंड जीएसटी, और अदर गुड्स एंड सर्विसेज में लिखा जीएसटी। क्लियर है? हमने ये भी बता दिया कि आज के डेट में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एंटरटेनमेंट के ऊपर कोई भी लोकल अथॉरिटी का टैक्स नहीं लगाती है, यानी कि कोई भी लोकल अथॉरिटी किसी भी स्टेट का ये एंटरटेनमेंट पे कोई टैक्स नहीं लगा रही है। प्रोटेस्ट हुआ था, बाहर ले लिया गया। लेकिन टैबेको के ऊपर सेंट्रल एक्साइज और जीएसटी दोनों लग रहा है, दोनों लग रहा है। एक सवाल आपसे करता हूं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे, अच्छा ये करता हूं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अगर जीएसटी लगाना है तो कब लगेगा और कैसे लगेगा? लिख के बताइए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अगर जीएसटी लगाना है तो कैसे लगेगा? गायत्री सेज व्हेन ऑल स्टेट्स एग्री। यस, ऑल स्टेट्स कहां एग्री करेंगे, कहां बैठ के एग्री करेंगे? जीएसटी काउंसिल। ओके, तो जीएसटी काउंसिल में सारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बैठेगी और कहेगी कि हम लोग पेट्रोल के ऊपर जीएसटी लगाने के लिए तैयार है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा पेट्रोल के ऊपर जीएसटी लगाने के लिए? क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा पेट्रोल पे जीएसटी लगाने के लिए? हाँ या ना पे जवाब दीजिए। परिमल यस, गायत्री से यस यस। नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी लॉ में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और आर्टिकल 366(12)(a) जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो लिखता है एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसमें पेट्रोल नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो पेट्रोल के ऊपर जीएसटी लगाना बहुत आसान है। जीएसटी काउंसिल में सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बैठेंगे, रिकमेंड करेंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा और जीएसटी लग जाएगा। इतना आसान है ना? अब अगर पेट्रोल पे अगर जीएसटी लग जाता है तो क्या पेट्रोल पे एक्साइज और वैट लग पाएगा या नहीं लग पाएगा? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। राजेश जी सेज नो। नलिन जे ठक्कर सेज एक्साइज प्लस जीएसटी। यस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर तो है ही, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्साइज लगाने का और स्टेट गवर्नमेंट के पास वैट लगाने का पावर तो है ही। कॉन्स्टिट्यूशन से अगर यहां से मैं अगर हटा देता हूं तब आप कहेंगे, लेकिन हमारा तो मानना यही है कि जब अगर एक बार जीएसटी आ जाएगा, एक बार अगर जीएसटी आ जाएगा तो ऑब्वियसली both central government and state government will not exercise the power to levy central excise and VAT, क्योंकि जीएसटी आ ही गया। एक बात और,
अगर पेट्रोल के ऊपर जीएसटी लग जाता है तो क्या गवर्नमेंट उसका क्रेडिट देगी या नहीं देगी? हाँ ना। देखिए, प्री जीएसटी एरा में जब एक्साइज और वैट था तो पेट्रोल के ऊपर क्रेडिट नहीं मिलता था, दैट वाज ब्लॉक्ड। और जीएसटी एरा में मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेट अस सी। और अगर मैं प्री जीएसटी एरा से क्यों लूं तो शायद नहीं मिलेगा। क्लियर है? दूसरा, गायत्री हैज सेड, जो उन्होंने सवाल किया, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा या जीएसटी काउंसिल कहेगी लग सकता है? यस, राजेश जी इज सेइंग करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, देन ओनली जीएसटी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे लग सकता है, वरना कभी नहीं लगेगा। तो आज के डेट में ये मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना तो आसान नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा, more than 50% of the state government should agree, then only it is possible. तो आप ये मान के चलिए आने वाले कई सालों तक अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। हमने कुछ बनाया है, देखिए, अल्कोहल पे स्टेट एक्साइज और स्टेट वैट। आर्टिकल बताएंगे, आर्टिकल नंबर लिख के बताइए। 51, 54। आप लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे तो कैसे होगा? आज पढ़ा 15 मिनट में भूला, ऐसे हो जाएगा। 51, 54 देखिए, वैल्यू हमने कितनी लिखी है? 100। दिल्ली एक्साइज मान लीजिए लग गया 20, 120। दिल्ली वैट मान लीजिए 20%, 24, कितना आ गया वैल्यू? 144। कहीं जीएसटी नहीं है। पेट्रोल पे आज के डेट में सेंट्रल एक्साइज और स्टेट वैट लगता है। अगेन वैल्यू सेंट्रल एक्साइज 20, वैल्यू दिल्ली वैट 24, 144। टैबेको के ऊपर सेंट्रल एक्साइज प्लस जीएसटी लगता है, तो वैल्यू सेंट्रल एक्साइज 20, वैल्यू सीजीएसटी, डीजीएसटी और 144। और मैं जब आपके साथ सेक्शन 15 करूंगा ऑफ जीएसटी एक्ट, तो उसमें लिखा हुआ है कि जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा। तो बोला जीएसटी लगेगा कॉस्ट प्लस एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट प्लस ऑल टैक्सेस एक्सेप्ट जीएसटी, ऑल टैक्सेस प्लस एक्सेप्ट जीएसटी। तो सेंट्रल एक्साइज जीएसटी नहीं है, तो जीएसटी किस पे लगेगा? एक्साइज जोड़ने के बाद 120 पे लगेगा। क्लियर है? वैट में भी वही कॉन्सेप्ट बताया था। वैट किस पे लगता है? सारे टैक्सेस को जोड़ने के बाद वैट लगता है, तो इसीलिए हमने इसको बेस प्राइस चेंज हो गया। एंटरटेनमेंट पे टैक्स बाय लोकल अथॉरिटी प्लस जीएसटी, अगेन 120। अभी तो लगता नहीं है, लेकिन एग्जांपल के रूप में 120, 12, 12, 144। और अदर गुड्स और सर्विसेज यानी कि इनके अलावा 100, 12, 12, 124। ठीक है, तो 20 रुपए का तो फर्क आपको ऐसे ही नजर आ रहा है। क्लियर है? और ये हमने बनाया हुआ प्लेटफॉर्म जहां पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो लिखा हुआ है, लेकिन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग है। गुड्स के रास्ता अलग, सर्विसेज का रास्ता अलग। ये हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? लिख के बताइए, आया। और ये सारी पीपीटी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, है ना? तो उसके बाद शेयर करने के बाद आपको हर हालत में ये जो भी मैं कह रहा हूं उसको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं करेंगे और स्टूडेंट है तो एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्लाइंट को बता नहीं पाएंगे क्लियरली। तो आप यू बिहेव लाइक ए स्टूडेंट।
उससे क्या होगा, आपका सीखना बहुत आसान हो जाएगा। और सीखने के बाद रिटेन करने के लिए आपको याद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत 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 ज्यादा मुश्किल आएगी। आपको लगेगा कि एक फिल्म देखी थी शोले, थिएटर से निकलते ही 1 घंटे 2 घंटे याद रहते हैं, उसके बाद सारा कुछ भूल जाते हैं। अब देखिए आर्टिकल 246 रीड विद शेड्यूल 7, ये सिर्फ पावर दे रहा था अदर देन जीएसटी लगाने का, लेकिन जीएसटी लगाने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ वो मैं आपके साथ पढ़ूंगा। आइए पढ़ते हैं, उसको एक बार निकाल लेता हूं मैं। ओके नीरज जी, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ जीएसटी, ये किताब जिसको जिसको मिल चुकी है, जिनको भी, वो निकाल लें। उसमें पेज नंबर है 2.2। कौन कौन से आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर चुके, आर्टिकल 246 हम लोग डिस्कस कर चुके, रीड विथ शेड्यूल 7। फिर मीनिंग ऑफ जीएसटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, और एक आर्टिकल 265 पावर टू लेवाई टैक्स, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग ये आर्टिकल 246A कर रहे हैं, पावर टू लेवाई जीएसटी। ये हमने आपके साथ पढ़ा भी था कल। ये है आर्टिकल 246A, पावर टू लेवाई जीएसटी। इसके 2 सब आर्टिकल है, 1, 2 और एक एक्सप्लेनेशन है। मैं जीएसटी पढ़ने से पहले मैं जानना चाहता हूं जीएसटी में कितने तरह के टैक्स लेवाइड है। एक है, बोल के बताएंगे, लिख के बताइए, सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी, और तीसरा आईजीएसटी, और यूटीजीएसटी भी है। ठीक है, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, आईजीएसटी का लॉ किसने बनाया है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, लिख के बताइए। आईजीएसटी का लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होगी, यानी कि किसी स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया होगा। जितने भी ये जीएसटी है किस पे लगता है, सिर्फ गुड्स पे लगता है या सिर्फ सर्विसेज पे भी लगता है, सर्विसेज पे भी लगता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब जीएसटी का लॉ बनाएगी तो गुड्स और सर्विसेज दोनों पे बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट जब लॉ बनाएगी गुड्स और सर्विसेज दोनों का बनाएगी। अब मैं पढ़ता हूं, आर्टिकल 246 है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246। और आर्टिकल 246 में क्या लिखा हुआ था, पावर टू लेवाई टैक्स ऑन पेट्रोल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये सब लिखा हुआ था। बोलते उसको भूल जाइए, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, यानी कि जो भी आर्टिकल 246 में लिखा हुआ उसको भूल के हम लोग को आर्टिकल 246A पढ़ना है। तो आर्टिकल 246 में कुछ प्रोडक्ट्स का उन्होंने एक्साइज, कुछ प्रोडक्ट्स पे एक्साइज और वैट लगा रहे हैं, लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स पे क्या लगेगा वो आर्टिकल 246A बताएगा हमें। एंड 254, और ये 254 बेसिकली क्या है, सेंट्रल लॉ अगर कोई लॉ बनाती है तो इट विल ओवरराइड द स्टेट लॉ। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सब्जेक्ट टू आर्टिकल 246A2, जो ये है, बोले ये जो पार्लियामेंट जब लॉ बनाएगी इसको ध्यान में रखते हुए बनाएगी। द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के हर एक स्टेट गवर्नमेंट के सारे लेजिस्लेचर हैव पावर टू मेक लॉज, कानून, विल ऑफ द पीपल विथ रेस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज बाय द यूनियन और सच स्टेट। यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर है कानून बनाने के लिए, किससे रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है क्या करने के लिए, कानून बनाने के लिए, किससे रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स
सर्विसेज के ऊपर टैक्स इंपोज करने का पावर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीजीएसटी बना दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने एसजीएसटी बना दिया, और यूटीजीएसटी और सेस भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही बनाया। अब देखिए, आईजीएसटी बनाने का पावर किसके पास है? आपने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये कहां लिखा हुआ है? सब आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है, ये रहा। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर, एक्सक्लूसिव यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, टू मेक लॉज विथ रेस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स के दौरान जो सप्लाई होता है उसके ऊपर टैक्स लगाने का पावर एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास होगा। और ये इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स क्या होता है? इट हैज बीन डिफाइंड इन आईजीएसटी एक्ट ऑल्सो। तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सप्लाई टू एससीजेड, सप्लाई फ्रॉम एससीजेड, डीम्ड हर हालत में इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स ही है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सप्लाई टू एससीजेड, सप्लाई फ्रॉम एससीजेड आर डीम्ड टू बी इंटरस्टेट सप्लाई। वो इंटरस्टेट सप्लाई हर हालत में ही माना जाएगा। क्लियर है? तो उसके ऊपर आईजीएसटी ही लगता है। एक्सप्लेनेशन, द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेफर टू इन आर्टिकल दिस टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। तो ये लॉ तो पहले ही बन गया था, लेकिन इसका इफेक्ट जीएसटी काउंसिल जो डेट बताएगी वहां से आएगी। फिर ये सारी एनालिसिस की हुई है जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। अब मैं आर्टिकल 269, ये मैं चाह रहा हूं ना कि आप खुद पढ़ें, ये खुद पढ़ें। फिर आर्टिकल 269 है, जीएसटी ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेवाइड एंड कलेक्टेड। ये देखिए, जीएसटी ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स किस टैक्स के बारे में बात कर रहा है? ये लिख के बताइए। आईजीएसटी। आईजीएसटी का कानून बनाने का पावर किसके पास है? एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? लिख के बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि पार्लियामेंट के पास। लेवाइड एंड कलेक्टेड, इसका मतलब मैंने क्या बताया था? लिख के बताइए। लेवाइड एंड कलेक्टेड, no levy, no collection, but if there is a levy, collection is bound to happen unless exempted. ये सारी कहानी हमने बताई थी। Once levied, it will be collected. Very good. By the government of India, and such tax shall be apportioned between the union and the states in the manner as provided by Parliament by law on the recommendation of the GST Council. तो मैं बता देता हूं, सीजीएसटी का पैसा एक फंड है जिसका नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सीजीएसटी का पैसा कहां जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसी तरह से स्टेट का पैसा स्टेट फंड में जाएगा। आईजीएसटी का पैसा बेसिकली गुल्लक है। सीजीएसटी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हर एक स्टेट का अपना अपना फंड होगा, वहां जाता है। और आईजीएसटी का पैसा किसी भी गुल्लक में नहीं जाता, कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाता, किसी भी स्टेट फंड में नहीं जाता। ये एक सेपरेट फंड बनाया हुआ है। पढ़ते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया shall be deemed to be the supply of goods or services of both in the course of interstate trade or commerce. ऐसा क्यों लिखा? मान लीजिए ये इंडिया है, आपको याद है 12 नॉटिकल माइल, कोई चीज यहां आई महाराष्ट्र के बॉर्डर में, तो महाराष्ट्र वाला बोलेगा सर मेरे बॉर्डर पे आया, मुझे दो टैक्स, मैं कलेक्ट करूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी होती है? क्योंकि इंपोर्ट है, इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया ताकि स्टेट गवर्नमेंट इसमें अपना दिमाग न लगाए।
For the purposes of this clause, supply of goods or services of both in the course of import into the territory of India shall be deemed to be the supply of goods or of services of both in the course of interstate trade or commerce. फिर पार्लियामेंट मे बाय लॉ फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई, जो आईजीएसटी में लिखा हुआ है, एंड व्हेन ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेगी और कब कहेंगे कि इट इज ए इंटरस्टेट सप्लाई, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करता है कि इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन सेम स्टेट, तो इंट्रा है, इंट्रा। फिर से बोल रहा हूं, लोकेशन ऑफ सप्लाई यानी कि जो सप्लाई कर रहा है, और प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि जहां कंज्यूम हो रहा है, वो अगर सेम स्टेट में तो इंट्रा है, वन स्टेट अनदर स्टेट यानी कि डिफरेंट स्टेट में है या डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में, वन स्टेट अनदर यूनियन टेरिटरी में है, तो इंटर स्टेट सप्लाई है। ये सारी बातें आईजीएसटी में लिखी हुई है। तो हम लोग जब आपके साथ आईजीएसटी पढ़ेंगे तो हमें प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 10, 11, 12, 13 पढ़ना होगा। क्लियर है? आइए, यहां तक आया या नहीं आया लिख के बताइए। अगर कुछ नहीं आया तो बताइए, मैं उसको सॉल्व करते हैं आपके साथ। राजेश जी आया, नलिन जी आया, बाकी कितने सारे लोग हैं? ओके, ठीक है। अच्छा, आईजीएसटी का पैसा सेंटर और स्टेट कंजम्पशन के बेसिस पे बांट लेगी। क्या ये सीजीएसटी का पैसा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ये स्टेट के साथ सेलेक्ट करती है या नहीं करती है? हाँ या ना? ना ना ना, सब ना ना कह रहे हैं। करती है, करती है। अच्छा, लैंड किसका है, स्टेट का या सेंटर का? जो लैंड का जो सब्जेक्ट है, लैंड के ऊपर ड्यूटी लगाने का जो सब्जेक्ट है, वो स्टेट का या सेंटर का है? स्टेट का है। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करती है वो स्टेट करती है या सेंटर करती है? स्टेट करती है। कई जगह दोनों के पैसे लगे हुए हैं। मैं अगर दिल्ली का हूं तो मुझे सपोर्ट स्टेट का मिलता है या सेंटर का मिलता है बिजनेस करने के लिए? स्टेट का मिलता। तो बेसिकली मैं पहले स्टेट का हूं, बाद में सेंटर का हूं। यानी कि मैं जिस स्टेट में रहता हूं वहां का जमीन, बाकी रिसोर्सेस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मैं यूज करके पैसे कमाता हूं, जिसमें से कुछ पैसा मैं सेंटर को देता हूं, कुछ पैसा मैं स्टेट को देता हूं। और सेंटर अपना सीजीएसटी का पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। ये देखिए, टैक्सेस लेवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, द टैक्सेस कलेक्टेड बाय द यूनियन अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 246A, ये कौन से टैक्स के बारे में बात कर रहा है? द टैक्सेस कलेक्टेड बाय द यूनियन अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 246A, कौन से टैक्स के बारे में बात कर रहा है? कौन सा जीएसटी? कौन सा जीएसटी? सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, कौन सा जीएसटी? कौन सा जीएसटी बताइए। देखिए, आर्टिकल 246A क्लॉज 1, 246A क्लॉज 1, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन आर्टिकल। ये देखिए, एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों है, लेकिन यहां पर ये लिख रहा है द टैक्सेस कलेक्टेड बाय द यूनियन।
तो अगर यूनियन है तो वो सिर्फ सीजीएसटी के बारे में बात कर रहा है। तो 246A1 में एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों है, लेकिन यूनियन वाला टैक्स के बारे में बात कर रहा है। और आईजीएसटी 246A2 में है, ये देखिए, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव power to make laws with respect to GST where the supply of goods or service both takes place in the course of interstate trade or commerce। तो ये देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ भी आईजीएसटी, तो ये सिर्फ आईजीएसटी के बारे में है, ये एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों के बारे में है। The taxes collected by the union under this shall also be distributed, यानी कि CGST shall also be distributed between the union and the states in the manner provided in clause 2। तो इसके बाद भी clauses है वो हमने लिखे नहीं है, और in the manner provided in the clause 2 यानी कि नीति आयोग सजेस्ट करता है। और मैं आपको बता दूं ऑलमोस्ट 60% से लेकर 70% सेंट्रल गवर्नमेंट ये टैक्स स्टेट को बांट देती है, तो हर साल नीति आयोग कुछ परसेंटेज डिसाइड करती है और वो स्टेट के साथ शेयर कर लेती है। कौन सा पैसा? सीजीएसटी का पैसा है। आया? लिख के बताइए। देखिए हम लोग का फोकस क्या है, अभी तो हम लोग जीएसटी के अंदर जाएंगे तो विल फोकस ऑन दैट सेक्शंस आल्सो। तो आपको आर्टिकल नंबर याद होने चाहिए, उसके क्लॉजेस याद होने चाहिए, उसमें एक एक वर्ड पे हम लोग जिस तरह से पढ़ रहे हैं ना उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। फिर ये आपको ये फॉर योर रीडिंग, ये आपको पढ़ना है, तो इसलिए जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हैं हम लोग, ये आपको पढ़ना है। A most important GST Council, Article 279A GST Council. This we have to discuss. इसको डिस्कस करने के लिए चलिए, इसमें पहला क्लॉज है कि प्रेसिडेंट विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन में उसके 60 days के अंदर वो एक ऑर्डर इशू करेंगे, कंस्टिट्यूट द काउंसिल, दैट इज जीएसटी काउंसिल। तो अगर आपसे सवाल किया जाए जीएसटी काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के जज ने बनाया या फिर प्राइम मिनिस्टर ने बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर ने बनाया, तो किसने बनाया? तो आप क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट। तो जो लोग भी प्लान कर रहे हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम देने के लिए या कोई और एग्जाम देने के लिए एमसीक्यू, तो ये एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन यहीं से मिल रहा है। और याद रखिएगा जीएसटी काउंसिल पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। द जीएसटी काउंसिल shall consist of the following members: Union Finance Minister, the Union Minister of State in charge of Revenue or Finance, or the Minister in charge of the Finance or Taxation, or any other minister nominated by each state government। अब कितने स्टेट गवर्नमेंट बताएंगे आप? लिख के बताइए। 31। ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 33। टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 33। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर किस गवर्नमेंट का है, किस पार्टी का है? बेसिकली बीजेपी, निर्मला जी। और ये जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ये किस पार्टी का है?
बीजेपी। और ये स्टेट गवर्नमेंट जो 31 है, उसमें मुझे लग रहा है कि 14-15 में बीजेपी होंगी। फिर दीदी है ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल, फिर कांग्रेस के 5-6 होंगे। इस तरह से करके कई पार्टीज का है। सीएम नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर। तो स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल में आता है, या फाइनेंस मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है तो कोई और मिनिस्टर जिसको चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करे। तो टोटल 33 है। मैंने ये सब क्यों बताया? क्योंकि वोटिंग में हमें ये काम आएगा। और इसका चेयरमैन कौन होता है या चेयरपर्सन कौन होता है? हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर। रोटेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। और इसमें कास्टिंग वोट का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि चेयरपर्सन है तो उसको कास्टिंग वोट मिल जाएगा, इक्वल हो गया तो कास्टिंग वोट मिल जाएगा। वो सब कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब वाइस चेयरपर्सन रोटेट हो सकता है। तो चेयरपर्सन तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हो गया। बाकी जो 32 में कोई भी एक अमंग्स देमसेल्व्स दे विल चूज एंड दे विल बी नॉमिनेटेड एज चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन। अब जीएसटी काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशन, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बाइंडिंग नहीं होगा। शैल मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट्स, टू द यूनियन एंड स्टेट्स। किस बारे में? अबॉलिशन ऑफ टैक्सेस, नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू बी एग्जेम्प्टेड, मेकिंग ऑफ रूल्स फॉर लेवाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन। कितना है थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन आज के डेट में? लिख के बताइए। 40-20। ओके, राजेश जी सिंह 40-20। और बाकी 20 लाख फॉर सर्विसेज एंड 40 फॉर गुड्स, 20 लाख फॉर सर्विसेज। ओके, और बाकी लोग? देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। 10 लाख, 20 लाख, सॉरी 10 लाख, 20 लाख एंड 40 लाख, ऑल एग्जिस्ट, ऑल एग्जिस्ट। तो 10 लाख खत्म नहीं हुआ है, तो ये हम लोग करेंगे बाद में। 10 लाख, 20 लाख। मैं ऐसे बता दूं, 40 लाख इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी कि सप्लाई विद इन स्टेट एंड एक्सक्लूसिवली फॉर गुड्स, तभी 40 लाख है, वरना 10 लाख और 20 लाख है। ठीक है। और सभी लोग, सभी स्टेट ने 40 नहीं किया। कुछ स्टेट्स ने कहा नहीं हम 40 नहीं करेंगे, हमें तो रेवेन्यू चाहिए, हम 20 रखेंगे। तो ये हम लोग जब सेक्शन 22 करेंगे आपके साथ तो डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप याद रखिए 10, 20 एंड 40। फिर लेवाई ऑफ सरचार्ज to any special rate or rates for a specified period to raise additional resources during any natural calamity or disaster। बताइए कहां लगा है ये सरचार्ज? केरला। स्पेशल रूल्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिली स्टेट्स। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू जीएसटी एज द काउंसिल में डिसाइड। इसमें लिखा हुआ रेट्स ऑफ टैक्स, की पॉइंट में देखिए, है ना? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हमने अपने ऑफिस में भी डिस्कस किया था, सेस लगाने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ है?
सच तो लगता है ना? कहां लिखा हुआ है जी? टू 279A तो हम लोग पढ़ ही रहे हो। 279A में नलिन जी कहां लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ था जीएसटी काउंसिल shall make recommendation to the union and the states। ए से लेकर एच में कहीं भी सच लिखा हुआ है? रेट्स ऑफ टैक्स तो लिखा हुआ है। राजेश जी saying H, any other matter relating to GST as the council may recommend। तो हम लोग स्क्वायरली एफ में उन्मेष जी सिंह एफ नहीं। लेवाई ऑफ सरचार्ज देखिए क्या है। लेवाई ऑफ सरचार्ज तभी लगता है टू रेज एडिशनल रिसोर्स ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलेमिटी और डिजास्टर। सच तो यूं ही लग रहा है, सिन गुड्स पे, मोटर कार पे लग रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स पे लग रहा है। तो नेचुरल कैलेमिटी और डिजास्टर के कारण कोई अगर टैक्स लगे तो उसको हम लोग सरचार्ज कह रहे हैं। और वैसे उन्होंने केरला सेसी कहा है, तो एफ तो नहीं है उनमें से। जब भी अगर आएगा स्क्वायरली इट माइट फॉल इन हियर एच। आया? लिख के बताइए। उनमें जी ओके। फिफ्थ, the GST Council shall recommend the date on which the GST be levied on petroleum, crude, high-speed diesel oil, motor oil, natural gas and aviation turbine fuel। ये 5 हैं। Right now, GST on petrol is outside the ambit of GST, लेकिन आ सकता है। 6, while discharging the functions conferred by this article, the GST Council shall be guided by the need for a harmonized structure of GST and for the development of a harmonized national market for goods and services। तो पिछले क्लास में किसी ने कहा था सर वन नेशन वन टैक्स किस पर्पस के लिए? तो वन नेशन वन टैक्स ओनली फॉर रेट पर्पसेस है कि पूरे इंडिया में किसी भी गुड्स का रेट किसी भी स्टेट में खरीदिए उसका रेट एक ही है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन टैक्स। कोरम, 1/2 of the total number of members of the GST Council shall constitute the quorum at its meeting। बताइए कोरम लिख के बताइए कितना? नहीं हाफ तो है, अब तो आपके पास नंबर टोटल मेंबर्स भी पता है। टोटल कितना? 17। करेक्ट। तो नलिन जी हैज सेड 17, बिल्कुल परफेक्ट है। The GST Council shall determine the procedure in the performance of its functions। चलिए उनका अपना डिसीजन है। 9 इंपॉर्टेंट पढ़िए। Every decision of the GST Council shall be taken at a meeting by a majority, यानी कि more than half of not less than 3/4 of the weighted votes of the members present and voting। टोटल 33 मेंबर्स और 33 में सिर्फ 30 आए तो जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका वोट काउंट होगा। इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, नेमली द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव ए वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। कितने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर? 2 के 2 ने फेवर में जज वोट किया तो 2/2 into 100 equal to 100%। The vote of the central government shall have a weightage of 1/3 of the total votes cast। तो 2/2 equal to 100% into a weightage कितना है? 1/3, तो 1/3 of 100%, यह आएगा 33.3333%। The votes of the state government taken together shall have a weightage of 2/3 of the total vote cast। 31 है,
31 ने फेवर में दिया, इक्वल टू 100% आ गया। इसका 2/3 वेटेज है, इसको करेंगे तो ये 66.67% आ गया, तो 100% हो गया। इसका मतलब द रिजोल्यूशन इज पास यूनानिमसली, द रिजोल्यूशन इज पास यूनानिमसली। आया, फिर हम लोग बताते हैं आपको वोटिंग कैसे करते हैं हम लोग। ये एक्सेल शीट की स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ओके, देखिए टोटल मेंबर्स कितने हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 हैं, स्टेट गवर्नमेंट के 31 है। फेवर में 2 और यहां भी फेवर में मान लीजिए 31 है, तो वेटेड वोट्स 1-1 यानी कि 100% परसेंटेज निकाल दिया, वेटिंग 100% पास्ट। अगर मैं इसको 19 कर देता हूं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मुझे पता ही नहीं लग रहा। अगर मैं इसको 19 कर देता हूं तो क्या हो रहा है? ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा इसको, एक मिनट रुकिए, कुछ तो मैं एक्सेल शीट थोड़ी देर में दिखाता हूं। मैं पहले है ना जो मैंने बनाया था वो करते हैं, पहले ये कर लेते हैं ताकि फिर एक्सेल शीट बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने ये आपको बता दिया था, आ रहा है नजर आपको ना? तो सेंट्रल गवर्नमेंट 2/2 इंटू 100 का 1/3 33.33, 31/31, फिर 2/3 66, दोनों को जोड़ दिया, 100% पास्ट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 मेंबर, 2 ने फेवर में जजमेंट दिया, तो ये 33.33% हो गया। यहां पर 31 में से 20 स्टेट गवर्नमेंट, 20 लोगों ने कहा कि हम फेवर में हैं, तो जितने लोग फेवर में हम लोग उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। 20/31 इंटू 100, एक मिनट, ये गड़बड़ है। बताएंगे कितना आ रहा है? 20/31 ये आ रहा है 64.51%। फिर मैं इसका 2/3 निकालता हूं तो ये आएगा 43.01%। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का मैंने जोड़ा तो ये 76.34% आया और ये पास हो गया। इस तरह से काम कर रहा है। यहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट सेम है। स्टेट गवर्नमेंट 19 लोगों ने फेवर में दिया, तो ये 19/31 कितना आएगा? 61.29। 2/3 निकाला, ये 40.86% आया और ये फेल हो गया, ये पास हो गया। ये यूनानिमस है। और मैं बता दूं, जीएसटी काउंसिल की सारी मीटिंग में यूनानिमस ही रिजोल्यूशन पास हुए हैं, एक्सेप्ट कोई एक जहां पर वोटिंग हुई थी वो भी पास हुआ। वो एक मुझे याद नहीं आ रहा है, और याद आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। और जीएसटी काउंसिल ने अगर कुछ भी रिकमेंड किया है तो मुझे कहां से पता लगता है? मिनट से, मिनट से। अब स्क्रीन शेयर करके आपको मैं एक्सेल शीट दिखला देता हूं। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मेंबर्स, दोनों बीजेपी के हैं, तो मान के चलिए फेवर में देंगे। लेकिन मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट आता, कोलिशन आ जाता है, जहां पर बीजेपी का एक और कोलिशन में कोई और पार्टी आ गई, मान लीजिए शिवसेना आ गई, बोलते मैं तो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर मेरा ही बंदा होगा, और शिवसेना का एक, तो हो सकता है अगर ऐसा हो गया तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट
सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के आपस में ही वोटिंग परसेंटेज चेंज हो जाएगा। तो वेटेड वोट्स कितना आ गया 0.5, इसका मैं 1/3 करूंगा तो 16.66। अब ये रिजोल्यूशन पास तभी होगा जब इनफ स्टेट गवर्नमेंट उसको पास कर दे। और वो कितना कितना मान लीजिए इसको मैं 23 करता हूं, देखते हैं पास होता है, फेल है। इसको मैं 28 करता हूं तो पास है, और 27 करता हूं तो फेल है। आप देखिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया तो सिर्फ 3 स्टेट नहीं 28 स्टेट्स फेवर में जा रहे हैं, तब रिजोल्यूशन पास हो रहा है। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन पे बेसिकली हावी तभी होगी जब 28 स्टेट्स आउट ऑफ 31 पास इन फेवर। लेकिन मान लीजिए ये 2 है, तो हमने बता ही दिया था ये 20 होना चाहिए, है ना। तो आप समझिए वोटिंग का तरीका इतना अच्छा है कि फेडरल स्ट्रक्चर मोस्ट पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये जीएसटी काउंसिल। आपको ये स्क्रीन में सब कुछ समझ में आया या नहीं आया, लिख के बताइए, आया आया करके बता दीजिए मेरे को, क्योंकि मुझे पता ही लगा, क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था। ये एक्सेल शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकाल के देख सकते हैं। अब आगे करते हैं आपके साथ। तो हमने वोटिंग का तरीका बता दिया कैसे हो रहा है। ये 10th में कोई खास नहीं लिखा हुआ है, नो एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ जीएसटी शैल बी इनवैलिड मियरली बाय रीजन ऑफ वगैरह वगैरह। 11th ये अच्छा है। जब जीएसटी आया था तब भी मुझे तंग करता था ये, मुझे इसका आज भी सॉल्यूशन ढूंढ ही रहा हूं। The GST Council may decide about the modalities to resolve disputes arising out of its recommendation. The GST Council may decide about the modalities to resolve disputes arising out of its recommendation. अच्छा, एक बात बताइए, जीएसटी काउंसिल में रेट डिसाइड करना था किसी प्रोडक्ट का, 10 स्टेट ने अगेंस्ट में चले गए और बाकी 23 स्टेट्स फेवर में है। सेंट्रल गवर्नमेंट फेवर में है ही। रिजोल्यूशन पास होगा या नहीं होगा। रेट 5% और 28% में डिसाइड करना था, जिसमें फेवर में कहा 28%, 10 लोगों ने कहा 5%। रिजोल्यूशन पास हो गया। 10 स्टेट को ये 28% मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा। नलिन जी, इट इज 75%। इट इज 75%। देखिए 20 मैंने आपको क्या बताया था, 20 लोग, 20 स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और 20 स्टेट अगर फेवर में आ जाते हैं तो ये पास हो जाता है। मैंने कहा 23 स्टेट फेवर में है, 23 स्टेट्स, तो पास हो गया। और 10 स्टेट कह रहे कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे अपने स्टेट में, तो डिस्प्यूट अराइज हो गया। अब वो डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, किसी को कुछ नहीं पता। We don't know how this dispute will be solved because this is the most powerful authority. जीएसटी काउंसिल से पावरफुल अथॉरिटी कोई है ही नहीं।
और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होगा कैसे, मतलब जीएसटी काउंसिल मे डिसाइड अबाउट द मॉडलिटीज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ इट्स रिकमेंडेशन। क्लियर है? तो ये कहानी है। बाकी ये सब आपको खुद पढ़ना ही है। आर्टिकल 366A 12A हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं आपके साथ कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग गुड्स का डेफिनेशन और सर्विसेज का करेंगे। और स्टेट with reference to article this and this includes a union territory with legislature। और यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर कौन कौन से हैं? दिल्ली है, पुडुचेरी है और अब जम्मू एंड कश्मीर भी है। आया? मैं एक बात डिस्कस करना चाह रहा था, वो तो रह ही गया। हम लोग इतनी दूर तक आए। ये अल्कोहल का शॉप, ये कार्टन से बोतल निकाल के अल्कोहल बेच देता है और कार्टन बच जाते हैं और वो कार्टन भी बेच देता है। वेस्ट है। अल्कोहल पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? लिख के बताइए। नो। इस कार्टन पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? यस। अल्कोहल को बेचने से टर्नओवर मान लीजिए 40 लाख है। अल्कोहल जब भी बिकता है विद इन स्टेट ही बिकता है, याद रखिएगा, जो दुकानदार है। कार्टन्स को बेच के टर्नओवर आ गया 20 रुपया, तो 40 लाख से एक्सीड कर गया। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड? रिक्वायर्ड, बिकॉज एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई दोनों आता है, या टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों आता है, नॉन लेवाई सप्लाई दोनों आता है। तो इन दोनों को जोड़ के एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 40 लाख, तो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। अब फिर होता है वेदर आईटीसी अवेलेबल और नॉट। वो अल्कोहल खरीदता है, जीटीएस की सर्विस लेता है, रेंटिंग सर्विसेज ले रहा है, कैपिटल गुड्स खरीद रहा है। अल्कोहल पे तो जीएसटी लगता नहीं है, तो इस पे तो आईटीसी का सवाल नहीं उठता। ये जीटीए सर्विस, रेंटिंग सर्विसेज पे क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस, मिलेगा। नरेंद्र जी सेइंग आईटीसी विल बी कैलकुलेटेड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। बिल्कुल करेक्ट है। तो मिलेगा तो सही, लेकिन रूल 42, 43 लग जाएगा, जहां पर एग्जेम्प्ट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई में उसको अपॉर्चमेंट करना पड़ेगा। और अपॉर्चमेंट करने के बाद ये आईटीसी क्या इस जीएसटी के साथ एडजस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? यस। सेम हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात कर लेंगे। सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। पेट्रोल का एक पेट्रोल पंप है, वहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर भी है, लुब्रिकेंट्स भी बेच रहा है, बाकी और भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो सबका सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। एग्रीगेट टर्नओवर शुड एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट। आईटीसी मिलेगा लेकिन अपॉर्चमेंट करना पड़ेगा और आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट हो जाएगा।
आया। आर्टिकल 286 ये पढ़ लेते हैं। नो लॉ ऑफ ए स्टेट shall impose or authorize the imposition of a tax on the supply। इसको मैं इस तरह से नहीं समझाता हूं, मैं दूसरे तरह से समझाता हूं। इसको देखते हैं। इंपोर्ट होता है गुजरात पोर्ट पे, ये एक्सपोर्ट होता है गुजरात पोर्ट से। इस पे क्या गुजरात गवर्नमेंट, गुजरात की जो स्टेट गवर्नमेंट है, क्या जीएसटी लगा पाएगी या नहीं लगा पाएगी? लिख के बताइए। संतोष जी सिंह यस। अरे संतोष जी क्या कर रहे हो आप? नो मैंने आपको बताया था कि इट इज डीम्ड टू बी, हर हालत में ये इंटर स्टेट सप्लाई है। इस पे अगर कभी जब भी लगेगा आईजीएसटी ही लगेगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी का सवाल ही नहीं उठता। सी प्लस एस कभी नहीं, कभी नहीं। इंटर स्टेट सप्लाई आईजीएसटी। उन्मेष जी सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी का लॉ बनाएगी, यस, और आईजीएसटी ही लगेगा। क्लियर है? राजस्थान से गुजरात सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ, कौन सा सप्लाई माना जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। क्या राजस्थान गवर्नमेंट इस सप्लाई पे टैक्स लगा सकती है? क्या गुजरात गवर्नमेंट इस सप्लाई पे टैक्स लगा सकती है, हाँ या ना? लिख के बताइए। नहीं, ओके, नहीं लगा सकती। तो कौन सा टैक्स लगेगा? कौन सा टैक्स लगेगा? ऑलवेज आईजीएसटी, ऑलवेज आईजीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई पे। तो इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटर स्टेट सप्लाई। एक और बता देता हूं, यहां राजस्थान में एक एससीजेड है, राजस्थान में, और राजस्थान टू एससीजेड सप्लाई हुआ, राजस्थान टू एससीजेड सप्लाई हुआ, आई या सी प्लस एस? आई। क्या इस पे राजस्थान गवर्नमेंट कोई टैक्स लगा सकती है एससीजेड सप्लाई पे, या एससीजेड से स्टेट में सप्लाई हुआ? नहीं लगा सकती। जब भी लगेगा आई लगेगा। अब ये एक इंटरेस्टिंग है, पर्सन ए पर्सन बी, यानी कि ए एमपी में, बी भी एमपी में, इसको सप्लाई करता है। और पर्सन बी का एक ऑफिस कर्नाटका में भी है, पर्सन ए का भी ऑफिस कर्नाटका में भी है। बी कहता है कि मैं आपको पेमेंट कर्नाटका से कर्नाटका में करूंगा, और ये पेमेंट यहां करता है। ये एमपी है, ये कर्नाटका है। आपको सवाल मैं फिर से बोल देता हूं, सप्लाई हुआ ए टू बी विद इन एमपी, लेकिन पेमेंट हुआ कर्नाटका में। मुझे बताइए किस गवर्नमेंट को हक मिलेगा इसके ऊपर टैक्स लगाने का? एमपी या, अच्छा ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में। एमपी 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 करेक्ट, इसी को मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, यानी कि महाराष्ट्र इस पर टैक्स नहीं लगा सकता। प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर इज द सेम स्टेट। ये सारी बातें जो हमने अभी आपको बताया है वो आर्टिकल 286 में लिखा हुआ है।
बताइए, ये जो सेल हुआ है विद इन एमपी, महाराष्ट्र के लिए आउटसाइड द स्टेट सेल है या नहीं है? लिख के बताइए। ये जो सेल हुआ है विद इन एमपी, महाराष्ट्र के लिए आउटसाइड द स्टेट, इसके स्टेट के बाहर का सेल माना जाएगा नहीं माना जाएगा? यस और नो? यस। गुजरात के लिए बाहर का सेल है, राजस्थान के लिए बाहर का सेल है, तो सिर्फ और सिर्फ एमपी ही इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट कर सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी, इंटर स्टेट सप्लाई पे सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी। अब मैं आपके साथ पढ़ता हूं। No law of a state shall impose or authorize the imposition of a tax on the supply of goods or services or both where such supply takes place outside the state. तो महाराष्ट्र एमपी, विद इन एमपी जो सेल हो रहा है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता, ये कह कि सर पैसा तो हमें मिला है, हमें भी टैक्स लगाने का पावर दो। कॉन्स्टिट्यूशन ने वो पावर ही छीन लिया, नहीं पॉसिबल है। और राजस्थान और गुजरात भी नहीं लगा सकता। बोला सर एमपी से चला और गुजरात महाराष्ट्र होते हुए फिर एमपी में पहुंच गया, तो एमपी के पास ही राइट है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाईज एमपी। राजस्थान और गुजरात गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती है सर हमारे स्टेट से गुजरा है, हमारा लैंड यूज किया, हमें भी राइट दो टैक्स लगाने का। नॉट पॉसिबल। आर्टिकल 286, आउटसाइड द स्टेट। नो लॉ ऑफ ए स्टेट shall impose or authorize the imposition of a tax on the supply of goods or services above where such supply takes place outside the state. दूसरा, in the course of import of the goods or both or export of the goods or services or both of the territory of India. तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ना इंपोर्ट पे ना एक्सपोर्ट पे राइट है टैक्स लगाने का। फिर Parliament may by law formulate principles for determining when a supply of goods or services or both where such supply takes place in the ways mentioned in clause 1. तो इसके ऊपर लॉ फॉर्मुलेट करेगी। लॉ कौन सा फॉर्मुलेट किया गया है? आईजीएसटी। आया? लिख के बताइए। आया आया। ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्या होता है? C+S इज द ड्यूअल जीएसटी मॉडल। और एक नेशनल जीएसटी होता, वो क्या होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा रख लेती और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को बांट देती, तो वो नेशनल जीएसटी होता। तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर नेशनल जीएसटी चल रहा है, क्योंकि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो ब्राजील है, कनाडा है, जहां पर ड्यूअल जीएसटी चल रहा है। ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। बाकी ये जितना भी है ये आपको खुद पढ़ना है। कैन इंडिया ऑल्सो फॉलो नेशनल जीएसटी? स्टेट गवर्नमेंट एग्री करेगी तभी पॉसिबल है। और जब स्टेट गवर्नमेंट ने अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे कहा कि हम जीएसटी नहीं लगने देंगे, तो आप सोच लीजिए स्टेट गवर्नमेंट कभी भी एग्री नहीं करेगी नेशनल जीएसटी पे, क्योंकि उनका रेवेन्यू लॉस होता है। फिर तो उनको पूरे की तरह स्टेट पे डिपेंड, सेंटर पे डिपेंड हो जाएगा स्टेट। तो बड़ा मुश्किल है। ये हमने जीएसटी की एमसीक्यू बनाई थी, ये हम आपको भेज देंगे जिन्होंने भी फीस दे दी है। तो इसमें हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, जनरल फीचर्स ऑफ जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमने यहां तक कर लिया। 1 2 3 कर चुके हम लोग आपके साथ, है ना। इसके बाद कुछ जो जनरल फीचर है ये आपको जनरल नॉलेज से ही आएगी। तो जीएसटी इज वन ऑफ द वाइडली एक्सेप्टेड इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम प्रिविलेंट इन मोर देन कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। तो इस पे आपको चुनना है आंसर क्या है। द फर्स्ट कमिटी डिजाइन जीएसटी मॉडल वाज हेडेड बाय दिस। ये सब इसका ना सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ये सब आप देख लीजिएगा।
बताइए इसका आंसर। कोरम ऑफ जीएसटी काउंसिल मोर देन 50%, ये एटलीस्ट 50%, 50% मत पड़ेगा, एटलीस्ट 50%। तो आंसर है एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट 50% है। बाकी लोग भी जवाब दें। Weighted votes of central government is option 1 1/3, 2/3। उनमें जी यहां पर पोल पे जवाब दीजिए, पोल पे। पोल आपको नजर आ रहा होगा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। अच्छा, पोल नजर नहीं आ रहा आपको। अच्छा, उनमें जी डेस्कटॉप पे आता है, मोबाइल फोन पे नहीं आता। तो resolution is passed if dash is in favor. How much? Option 1 is correct. 75% is in favor. GST Council recommendations are written in minutes या press release? The answer is option 2. Oh, option 2 is wrong. Option 1 is correct. मैंने आपको कहा मिनट्स में ही नजर आता है, याद रखिएगा, मिनट्स में। प्रेस रिलीज तो सिर्फ वो बताते हैं, जैसे ही खत्म हुई प्रेस रिलीज में बता दिया ये डिसीजन लिया गया। वो डिसीजन पे क्यों लिया गया, किस लिए लिया गया, उसकी पूरी कहानी लिखी होती है। और आप जीएसटी काउंसिल में जाएंगे तो मिल जाएगा आपको। एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूं।
आपके साथ अगर स्क्रीन शेयर करता हूँ, अच्छा ये आ गया। जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स, ये है gstcouncil.gov.in। ये देखिए फर्स्ट जीएसटी काउंसिल, मान लीजिए मैं 6th में जाता हूँ, एजेंडा डिसीजन मिनट्स ऑफ द मीटिंग, तो इसको मैं क्लिक करूंगा तो पता लग जाएगा। ये देखिए एजेंडा 1, 1, 2, इस तरह से चेयरमैन इनिशियल 22 पेज का है ये मिनट बुक। आ गया था नजर? चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं। So thank you so much for attending this session, and I request everyone कि those who have not paid the fees and want to continue the classes, please do it, because फायदा ही होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, कल हम लोग, क्योंकि 5 क्लासेस वी हैव प्रॉमिस दैट वी विल गिविंग यू 5 क्लासेस फ्री, तो टुमारो विल बी आवर लास्ट क्लास जो दैट विल बी फ्री, और आपको बहुत आइडिया हो ही गया होगा कि हम लोग किस तरह से पढ़ा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, और आप मुझे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई डाउट है या कुछ है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा सर मैं 7:30 to 9:30 में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कल एक फोन आया था मेरे पास, तो उनको वो मिल जा रहा है, वीडियोस मिल जा रही है, प्रोसेस होकर अगले दिन मिल जा रही है। दूसरा, हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि उनमें से अभी मैं वही बता रहा हूं कि हम लोग ये भी कह रहे हैं, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू, हम लोग ये भी बता रहे हैं कि जो भी यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं उसका पेन ड्राइव में हम आपको दे देंगे वो क्लासेस, और उसकी वैलिडिटी हम लोग 4 months कर देंगे। यानी कि जब ये क्लास खत्म होगी तो उसके बाद भी आपको एक की देंगे, कि आप जब से एक्टिवेट करेंगे उसके 4 महीने या 6 महीने हम लोग डिसाइड नहीं किया है, 4 महीने तक वो आप फिर फर्दर उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू। कॉल कर लीजिएगा।